हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आरकेसीसी मोतिहारी में। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग फिजिक्स का चौथा वीडियो देखे होंगे लोग, तो उसमें हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे वो समतल दर्पण का उपयोग, यानी हम लोग दर्पण चालू किए थे और दर्पण की विशेषताएं पढ़े हुए थे, है ना। दर्पण क्या है, दर्पण का उपयोग पढ़े हुए थे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण, जैसे कि आप लोग बताए थे दर्पण पढ़ाए हुए थे, दर्पण टॉपिक। तो दर्पण टॉपिक के तहत आप सभी लोग को दर्पण के दो प्रकार होते हैं मुख्यतः, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। तो पिछले कक्षा में मैंने समतल दर्पण को काफी बेहतर ढंग से समझा दिया था। अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में दे सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। तो आज के कक्षा में आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जो पूरे फिजिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट और जड़ वीडियो कहा जाता है, वो इसमें हो जाता है। यकीनन मानिए, हमारा मकसद देखो, तेज को कोई भी पढ़ा सकता है, कमजोर को तेज बनाना है ना। तो कमजोर बच्चे लोग चाहे तेज बच्चे लोग जो भी हो, अब कमजोर और तेज कोई नहीं होता है, सिर्फ देखने के ऊपर निर्भर करता है और समझने के ऊपर। मेन फोकस आपको रहना चाहिए थ्योरी पे। थ्योरी को, कंसेप्ट को जितना क्लियर लेके चलिएगा ना, आपका सब सिलेबस उतना ही मजबूत होगा, है ना। आज आपका ये फिजिक्स का आप लोग का 80% तक खत्म हो जाएगा। किरण आरेख और फॉर्मूला जो प्रूव है वो अगले वीडियो मिलेगा। आज के क्लास में आप लोग को यहाँ पे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, प्रकार का उपयोग क्यों उपयोग करते हैं, इसके तहत हम लोग इसको पढ़ाई करेंगे। साथ में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के कितने चरण होते हैं, कौन कौन से बिंदु होते हैं, उस बिंदु को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहे इस चैनल से, और बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की बेहतर तैयारी के लिए आरकेसीसी से जुड़े रहें। इससे आपके बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए काफी ज्यादा उचित होगी। इस प्लेटफॉर्म पे आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव, वीवीआई ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सभी का सभी चलता है, ठीक है। और चलिए तो देखा जाए इस वीडियो को और स्टार्ट किया जाए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास को। चलिए, तो गोलीय दर्पण है, जैसे आप लोग का ये देख रहे हैं लेक्चर 5 है, ठीक है। लेक्चर 4 ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जा चुका है, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। उस पे आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। प्लेलिस्ट में 1, 2, 3 और 4 सभी ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, आधा आधा घंटा, क्योंकि हम अपने कंटेंट में इधर उधर की बात नहीं, डायरेक्ट टू द पॉइंट, यानी पढ़ाई के बाद इधर उधर का कोई बात नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो लेक्चर 5 में आपको इसमें देखा जाएगा गोलीय दर्पण, ठीक है। आपको इसमें गोलीय दर्पण पढ़ाई जाएगी, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर आपको इसके तहत मिलेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल आप लोग के लिए है सामने, थोड़ा सा क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिए मोटिवेशनल। सपना जितना बड़ा होता है उसके लिए संघर्ष भी उतना बड़ा होता है ना। आप सपना जितना बड़ा देखते हो उसके लिए संघर्ष, मेहनत भी उतना ही अधिक होता है और उतनी ही अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। सपोज दैट आप जाइएगा दिल्ली में मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, तो वहां देखिए छोटा छोटा कमरे में बच्चे लोग अपने सर झुका के पढ़ते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आज अगर हम सर झुका के पढ़ते हैं तो आने वाला समय में हम सर उठा के चलेंगे, है ना। तो इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और संघर्ष, है ना। आसान काम तो कोई कर लेता है ना। फिल्म देखते हो ना, आसान रोल तो बहुत लोगों को देता है। फिल्म का बड़ा रोल या भारी रोल किसको मिलता है? हीरो को मिलता है। तो आप भी अपने जीवन का एक हीरो है, तो भारी का सामना कीजिए, संघर्षों का सामना कीजिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग के सामने रहा, चलिए गोलीय दर्पण पार्ट 5 रहा हुआ, कह रहा है गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो कह रहा है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का बना होता है, खोखले गोले का भाग होता है। यानी देखिएगा ये गोलीय दर्पण है बुआ, देखिए पूरा खोखला भाग है, बीच में खोखला भाग होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ये वीवीआई भी हो सकता है, क्योंकि एक बार जो है ना लॉन्ग में एक क्वेश्चन कर चुका है ना। इस बात को समझिए, ये जो आप लोग देख रहे हो गोलीय दर्पण का वर्णन कर, एक बार ये ब्लॉक में आ गया हुआ, यानी 6 नंबर में या 5 नंबर में आ चुकी है ना। तो गोलीय दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या खोखले गोले का बना होता है, ठीक है ना बुआ। इस पिक्चर को आप लोग देख सकते हैं। गोलीय दर्पण के जो मुख्यतः होता है ना, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। खोखले दर्पण देखिएगा, जिस
एक भाग है कि जो भीतर की तरफ रंगा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, और एक है कि बाहर की तरफ रंगा है। इसका नामकरण रखना बहुत जरूरी है, आप लोग को आगे की तरफ बताते हैं, याद रखिएगा। बस ज्यादा उतना बात अभी मत समझिए, अभी धीरे धीरे आपको पूरा डिटेल मिलेगी इसका, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या है? ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा ये गोलीय दर्पण, ठीक है। आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं बाबू? 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होते हैं अवतल दर्पण जिसको कनकेव मिरर बोलते हैं, और दूसरा का होता है उत्तल दर्पण जिसको कन्वेक्स मिरर कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अवतल और उत्तल के बारे में थोड़ा सा लेट से पढ़ेंगे, पूरा हेवी तरीका से। पहले गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की इसके पूरा पढ़ा जाए कि द्वारा क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, वक्ता केंद्र क्या है, ध्रुव किसे कहते हैं, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, इसको हम लोग पढ़ा जाए, ठीक है। तो चलिए इसके आगे की तरफ हम लोग ले चलते हैं और गोलीय दर्पण के महत्वपूर्ण बिंदु को आपको सबसे पहले पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां देखिएगा, कर गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है ना, जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप लोग को मालूम होगा क्या क्या है, सबसे पहले बताते हैं। इसमें सबसे पहले ध्रुव यानी पोल, क्या है? ध्रुव यानी पोल, ध्रुव, ठीक है। इस बात को याद रखिए, ध्रुव यानी पोल। तो पोल क्या है इस बात को समझिए। जैसे ये गोलीय दर्पण है ना, तो गोलीय दर्पण के बीचों बीच ये जो अक्षर काटती है, प्रधान अक्ष काटती है, यानी दर्पण, ये दर्पण हो गया। ये कौन दर्पण हो गया? अवतल हो गया। कौन हो गया? अवतल हो गया। ई कौन सा हो गया? तो उत्तल हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये जो दर्पण के जो बीचे बीचे ये काट रही है, तो यहाँ पे एक बिंदु बन रही है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, यानी पोल के नाम से जानते हैं, है ना, संकेत में पी से जानते हैं, है ना। तो ध्रुव किसे कहते हैं? तो याद रख, दर्पण के मध्य बिंदु को याद रखना, दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य का मतलब होता है बीच में का, माझिल, है ना, यानी दर्पण के बीचे बीचे यहाँ देखिए बिंदु बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं ध्रुव यानी पोल। इसे हम लोग किसे सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं। फिर कह रहे हैं वक्रता केंद्र, क्या कह रहा है? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र, खोखले गोले जिस बिंदु से बनाया जाता है ना बाबू, आप लोग कोई भी गोला होता है ना, उसका सेंटर होता है, केंद्रक होता है, ऑरिजिन होता है ना। आप जिस मोबाइल को देखते हैं, मोबाइल का सारे विकर्ण को, डायगोनल को मिलाओगे, उसके बीच में एक बिंदु बनेगा, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, यानी वक्ता केंद्र। यानी खोखले गोले जिस बिंदु का बना होता है ना, उसी को हम लोग वक्ता केंद्र कहते हैं, ठीक है, जिसे सी द्वारा सूचित करते हैं। फिर कह रहा वक्रता त्रिज्या, है ना, रेडियस। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या एक पार्ट होता है इसका, ठीक है। इसका डिफिनेशन आपको आगे की तरफ मिलेगी। फिर एक होता है फोकस, क्या होता है? फोकस। पिछले कक्षा में बताए थे, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पिछले कक्षा में आप लोगों को बताया गया था कि जब कोई भी आपतित किरण होता है ना, तो परावर्तित होकर जिस बिंदु पर कटती है उसे हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया वो? ठीक है। उसके बाद से कह रहा है फोकस दूरी। तो याद रखिए, सेंटर और पोल के बीच की दूरी को, यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। इस सब का डिफिनेशन अभी आपको मिलेगा। प्रधान अक्ष, ठीक है ना, ये वाला जो लाइन आप लोग देख रहे हो, ये वाला लाइन जो आप लोग देख रहे हो, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद द्वारा, द्वारा क्या होता है? ये भी एक पार्ट ऑफ द मिरर है, ठीक है। इसके आप लोग को आगे मिलेगी। तो आप लोग इतना बात समझ गए। अब हम लोग समझते हैं एक एक करके परिभाषा के साथ, परिभाषा के साथ समझते हैं कि ध्रुव, वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या, फोकस, फोकस दूरी, प्रधान अक्ष, द्वारक, ये क्या होता है, एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे चलिए एक एक करके हम आपको इसका डिफिनीशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन है सबसे पहले ध्रुव, सबसे पहले ध्रुव यानी पोल। तो क्या बोले हैं? दर्पण के मध्य बिंदु, ठीक है ना, ये गलती लिखा गया थोड़ा सा, ठीक है, इसको खत्म करिए जाए, गलत हो जाता है टाइपिंग करने में। चलिए तो क्या कर रहा है, एक मिनट, चलिए कर रहा है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यानी क्या बोले? गोलीय दर्पण, यानी ये जो गोलीय दर्पण था आप लोग को बता दिए, ये जो गोलीय दर्पण था, तो इसके मध्य बिंदु, यानी जो काटते हैं, इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? वो ध्रुव कहते हैं, जिससे हम लोग किससे सूचित करते हैं? पी से द्वारा निरूपित करते हैं। तो याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण कोई भी हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दर्पण के कोई भी मध्य बिंदु जो होता है, उसी मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव यानी पी से निरूपित करते हैं।
आई बात समझ में हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया है वक्रता केंद्र। क्या हुआ? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो हम क्या बोले हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, क्या बोले हैं, मान लीजिए गोला बना होगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिंदु रखे होंगे हम लोग, कोई ना कोई बिंदु रखे होंगे, उसी बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं बुआ? वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? सी द्वारा निरूपित। उतना रटना मानने की आवश्यकता नहीं, समझिए, थ्योरी की तरफ बढ़िए, रट के आप कुछ नहीं कर सकते, सीधे याद रखिए। खोखले गोले जिस बिंदु का बना होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और दूसरी बात, दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, जिसको पी द्वारा सूचित करते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो आपको एक समझ में आ गया, दो समझ में आया। तीसरा का दिया वक्रता त्रिज्या। क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ आप लोग के सामने। वक्रता त्रिज्या को हम लोग समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो कह रहा है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे क्या बोले, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, जैसे अभी आप लोग को बताया गया है वक्रता केंद्र यानी सी। चलिए इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं हम लोग, ठीक है ना। मान लीजिए ये वक्रता, ये हो गया, ये आपका हो गया सी, आई आपका पी, कथी हो गया? सी और पी। तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र मतलब कथी? सी। अभी ना बताया है को वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो यानी सी के और उसके ध्रुव का मतलब कथी? पी के जो बीच का जो दूरी होती है, यानी बीच का जो दूरी होती है उसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसके द्वारा? आर द्वारा सूचित करते हैं। कुछ नहीं है, ध्रुव क्या है? तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो खोखले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस बिंदु को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी द्वारा सूचित करते हैं। और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित करते हैं। आई बात समझ में? ऐसी समझ में? अगर आज समझ में आ रहा है तो चेहरा पे स्माइल के साथ समझिए, है ना। हाँ, अच्छा से समझिए। चलिए चौथा टॉपिक है आप लोग का फोकस। क्या है? फोकस क्या है? तो पिछले चैप्टर में बताया है कि देखिए, बाय द वे हम बताए थे कि जब कोई आपतित किरण, एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा, हाँ ठीक है, इसे बड़ा नहीं हो सकता, छोटा। चलिए, तो बुआ बताया गया था कि बाय द वे यहाँ पे एक सेकंड, एक थोड़ा हम बता दे रहे हैं। चलिए, बताया गया था आप लोग को कि बाय द वे ये मान लीजिए कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण है, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये इसका कौन अक्ष हो गया? प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। अभी जैसे पता है इस बिंदु क्या बोलेंगे? दर्पण के मध्य बिंदु है, क्या कहेंगे? ध्रुव, यानी कथी कहेंगे? पी, ठीक है। कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर होगा, क्योंकि बिना सेंटर का हम खींच नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, है ना, जिसको पी द्वारा सूचित करते हैं, इसको सेंटर कहते हैं। और अभी वक्रता त्रिज्या क्या बोले? वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं, इस बात को समझिए। लेकिन अगला टॉपिक है फोकस क्या है। तो बाइक में यहाँ से एक टॉर्च लेते हैं, हम क्या लेते हैं? एक टॉर्च लेते हैं, ठीक है। एक टॉर्च लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, बाय द वे यहाँ पे हम टॉर्च लेते हैं, यहाँ पे हम एक टॉर्च लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाय द वे हम टॉर्च ले लिए, ठीक है। अब टॉर्च ले लिए, एक सेकंड और, ठीक है। अब यहाँ पे टॉर्च ले लिए, तो इससे बाय द वे हम प्रकाश मारे। क्या मारे? प्रकाश मारे। तो इस आती प्रकाश को क्या बोलते थे हम लोग? आपतित किरण। क्या बोलते थे? आपतित किरण। इसको हम लोग बोलते थे आपतित किरण बोलते थे। तो जब आपतित किरण दर्पण से टकरा कर जिस बिंदु पर करती है, उस बिंदु को हम लोग किसके जानते कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यानी जो किरण आती है उसे आपतित किरण, जो टकरा कर जाती है उसे कौन किरण कहते हैं? परावर्तित किरण। कौन किरण? परावर्तित किरण। ये आप लोग को बताया गया था पिछले कक्षा में। अगर आप लोग पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग प्ले लिस्ट में डाला हुआ है ना, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का सामने रहा, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग
लोग समझ में आया फोकस किसे कहते हैं? फोकस कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे कहिएगा कि आपतित किरण परावर्तित होकर जिस बिंदु पर कटती है, उस बिंदु जिस बिंदु पर कटती है ना, उसी बिंदु को हम लोग फोकस यानी एफ से सूचित करते हैं। ठीक है बुआ, इतना बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने विषय वस्तु पर पीछे की तरफ। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे चलते हैं हम लोग, तो समझ में आ गया एक बार। चलिए फोकस समझ में आ गया, तो फोकस का परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्या कर रहा है? गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, ठीक है, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, गोलीय दर्पण के जो प्रधान अक्ष के जो समानांतर, प्रधान अक्ष क्या होता है, ये इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना, इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रधान। तब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष से समानांतर आती प्रकाश की किरणें, यानी जो प्रकाश आ रही है परावर्तन के बाद, यानी टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे फोकस कहते हैं। इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं? एफ के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, एक मिनट, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम आपको दिखा दे। चलिए बढ़िया से एक बार अच्छा से आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सपोज दैट कि यहाँ पे एक गोली, ठीक है, यहाँ पे आप लोग का एक कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, और ये आपका कौन सा अक्ष हो गया? प्रधान। इस अक्ष को हम लोग प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। समझ में आया? क्या अक्ष के नाम जानते हैं? प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। और ये जो बिंदु होता है ना, वो हम अभी पिछले बार ही बताए हैं, है ना, एक पिक्चर के माध्यम से आपका सारा रिवीजन हो सकता है ना, कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव यानी पी से सूचित करते हैं, है ना। इस गोलीय दर्पण को खींचने के लिए किसी न किसी बिंदु की आवश्यकता होती है, यानी हम लोग सी सेंटर कहते हैं। समझ में आ गया? और सेंटर और वह ध्रुव, सेंटर और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है ना बुआ? अब हम बताए हैं कि इस वाले को तो प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो जब कोई आपतित प्रकाश की किरण, यानी जब कोई प्रकाश आती है और परावर्तन के बाद इसको तो प्रधान अक्ष बोलते हैं, इसको कौन अक्ष बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। इसको बात समझ में आया ना? तो जब कोई आपतित किरण टकरा कर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर कटती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं हुआ? क्या कहते हैं? प्रकाश का फोकस कहते हैं, है ना, यानी फोकस कहलाता है। तो रट्टा मत मारिए, जिस आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है ना, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बुआ? फोकस कहते हैं। आई बात समझ में? आया समझ में? चलिए, अगर समझ में आ गया हो तो आगे की तरफ बढ़े। चलिए, तो एक बार रिवीजन हो जाए बुआ, एक बार रिवीजन हो जाए। तो वह दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वह ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को किसके द्वारा सूचित करते हैं? ध्रुव को किसके द्वारा सूचित करते हैं? पी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, वक्ता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा निरूपित करते हैं। वक्ता त्रिज्या, यानी गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। बात समझा दिए? फोकस। तो जब कोई आपतित प्रकाश की किरण परावर्तित के बाद जिस बिंदु पर करती है, उसे हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसमें हमको ना लगता है किसी बच्चे को प्रॉब्लम है। अगर अच्छा गया तो एक स्माइल के साथ आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, अगला आप लोग का जो बिंदु है फोकस दूरी। ठीक है, अगला आप लोग का है फोकस दूरी। समझ में आ गया? अगला आप लोग का जो बिंदु है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? तो गोलीय दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव। एक बार शॉर्ट रिवीजन वंस। चलिए, यहाँ देखिए, इस जो वीडियो को आप लोग, इस फोटो को आप लोग देखे हो, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जिस केंद्र का बना होता है उसे क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब रहा फोकस दूरी। सर फोकस दूरी क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो फोकस है ना, तो फोकस और ये ध्रुव के बीच का जो दूरी हो गया, इसको दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। और सेंटर और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वक्रता केंद्र कहते हैं। आई बात समझ में?
आ गया समझ में? यानी बउआ समझ जाइए, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, सेंटर को गोलीय दर्पण जिस केंद्र से बनता है उसे सेंटर कहते हैं, सेंटर और पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सॉरी बाबू, वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और बुआ फोकस और ध्रुव के बीच को फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आ गया बुआ? और याद रखिएगा इसका कहीं ना कहीं तो चौड़ाई होगा, कितना ना कितना चौड़ाई होगा, है ना? तो दर्पण के चौड़ाई को याद रखिएगा, दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण के चौड़ाई को, दर्पण के चौड़ाई को, दर्पण के चौड़ाई को जानते हो क्या कहते हैं? द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारा कहते हैं। बात समझ में आ गया बउआ? यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आप लोग को एक बार रिवीजन करा दिए, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे यही आप लोग का अगला टॉपिक रहा कि फोकस दूरी क्या है। तो आप लोग बोलिएगा, गोलीय दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से आ गया प्रधान अक्ष। ठीक है ना बुआ? तो बुआ गोलीय दर्पण की वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को, सरल रेखा को, कौन रेखा बुआ? सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। आप लोग जो ये दर्पण देख रहे हो तो यहाँ देखिएगा, एक सेंटर से जब पोल की तरफ यहाँ पे जो डंटा जा रही है ना सरल रेखा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बुआ? प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया बुआ? तो प्रधान अक्ष समझ गए। और लास्ट आप लोग का इसमें का एक टॉपिक है द्वारक। ठीक है ना? तो दर्पण की चौड़ाई को ही, कितना बुआ? दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारा कहते हैं। समझ में आ गया बुआ? वंस मोर अगेन, है ना? सब लोग बताइए, हम बोलेंगे आप लोग बताइएगा। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? सही बात है, ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण के जो गोलीय दर्पण का जिस गोलीय दर्पण जिस केंद्र से बनता है, जिस खोखले गोले का केंद्र बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। बहुत बढ़िया। और वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बोलते रहिए, बोलने से होगा क्या? अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद से पढ़ाए थे बुआ फोकस। फोकस किसे कहते हैं? तो आपतित किरण परावर्तित होकर जिस बिंदु पर कटती है या करती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। समझ में आ गया? फोकस कहते हैं। नेक्स्ट, फोकस दूरी। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हाँ, फोकस दूरी कहते हैं। वेरी गुड। तो ऐसे ही आप लोग दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? द्वारा कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? एक बार आप लोग खुद बताइए, कमेंट में बताइएगा कि, कमेंट में लिख के बताइएगा कि फोकस को किससे सूचित करते हैं, वक्ता केंद्र को किससे सूचित करते हैं, वक्ता त्रिज्या से किससे सूचित करते हैं। ये कमेंट में हम देखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को इतना क्लास? चलिए आगे के क्लास में आप लोग को चलते हैं। अगला अब नया टॉपिक एक स्टार्ट किया जाए आप लोग का, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ा जाए, है ना? गोलीय दर्पण समझ में आ गया? गोलीय दर्पण समझ में आ गया, है ना? दर्पण के खोखले भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के जितना भी बिंदु होते हैं वो सब बता दिया आप लोग को। अब हम बताने जा रहे हैं गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। ठीक है ना? प्रकार यानी टाइप के बारे में चलते हैं पहले। ठीक है, टाइप के बारे में आप लोग को चलते हैं इसको बताने। ध्यान से देखिए बउआ, है ना बउआ? साल भर में एक गीत सुने हैं ना दंगल मूवी का, कि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है ना? लागती है लागत में खून और पसीना, है ना? पर मुनाफा भर भर के देती है। अब आगे तो याद नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। कोई भी काम करने के लिए ना भगवान हमको एक सीमित समय दिया हुआ है ना? आप मैट्रिक पर अगले साल, ठीक अगले साल आप इंटरमीडिएट में रहिएगा, है कि नहीं है? तो समय भगवान जो दिए हुए हैं उसका सही उपयोग कीजिए, है ना? क्योंकि वो दुनिया में सब चीज कमा लीजिएगा, समय नहीं कमा पाइएगा। समय कमाना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, नामुमकिन है ना? कभी भी आप समय को नहीं खरीद सकते हैं। बड़े बड़े इंसानों को देखते हुइएगा, बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, 2 रुपए दे देगा लेकिन समय कभी किसी को नहीं देगा, क्योंकि समय वापस लौट के नहीं आने वाला। तो समय का महत्व तो समझिए, है ना? टाइम सब है, टाइम इज एवरीथिंग फॉर अस, है ना बुआ? समय का कदर किया कीजिए, महत्व समय पढ़िए ध्यान से, है ना? टॉप कीजिए। आप लोग को मालूम है कि मेरे संस्था से कितने ऑफलाइन क्लास से कितने बच्चे टॉप किए, वो हम नहीं, वो अपने लगन मेहनत से किए हुए हैं। आप भी कर सकते हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तब। चलिए तो चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है,
तो अवतल दर्पण क्या है बुआ? अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, कनकेव मिरर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुआ, इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब लोग जानते हैं इसको। चलते आगे की तरफ। तो अवतल दर्पण क्या कहते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह नीचे की ओर धंसा हो। परावर्तक सतह, अब परावर्तक सतह किसको बोलते हैं? दर्पण के जिस भाग पर प्रकाश पड़ती है, याद रखिएगा, दर्पण के जिस भाग पर प्रकाश पड़ती है ना, उसी को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, दर्पण के जिस, क्या बोला, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह नीचे की ओर धंसा हो तथा जिसका बाहरी भाग क्या हो, रजतित हो, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब हम आपको समझा रहे हैं, अच्छा से समझिएगा क्या हो। जैसे ये हो गया आप लोग का कौन दर्पण, बताइए आप सभी लोग? अवतल। अभी कोई दर्पण नहीं चूंकि रजतित नहीं है, तो है ना बुआ, छोटा सा बनाते हैं ताकि आप लोग समझ में आए। ठीक है, ये हो गया आप लोग का। अब हो गए बाहर की तरफ रजतित कर दिए, है ना, रजतित का मतलब पेंट कर दिए, है ना, सिल्वर वगैरह से पेंट कर दिए। क्योंकि वो, अब बताइए, पेंट किए हुए भाग पर जितना भी प्रकाश मारिएगा, कितना भी प्रकाश मारिएगा, तो कोई दिखाई देगा? नहीं दिखा। ये बोर्ड के पीछे क्या है आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। यानी बउआ हमको प्रकाश कहाँ मारना होगा? इसके आगे वाले भाग पे। तो जब हम आगे वाले भाग पर जब प्रकाश मारते हैं, यानी जिस भाग पर प्रकाश पड़ती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। समझ में आ रहा है? अभी आप हमको देख पा रहे हो, प्रकाश आके हमारा चेहरा पर टकरा रहा है, यानी आप हमको देख रहे हो, यानी मेरा जो ये पार्ट है ये परावर्तक सतह हो गया। समझ में आ गया? यानी बउआ परावर्तक सतह, जिस भाग पर प्रकाश पड़े उसे परावर्तक सतह। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है, यानी जो परावर्तक सतह धंसा हो, कहा हो? धंसा हो, अंदर की तरफ क्या हो? धंसा हो। तो अंदर की तरफ धंसा होता है, तथा जिसका बाहरी भाग, यानी अंदर वाला क्या हो? धंसा हो, और बाहर वाला क्या हो? रंगा हो, यानी रजतित हो। क्या हो? रजतित हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की खासियत बात यही होता है, आपको बता दे, अवतल दर्पण का खासियत बात यही होता है कि देखिए, जैसे आप लोग का अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, और ये इसका कौन अक्ष हो गया? आप सभी लोग बोले प्रधान अक्ष हो गया। कौन अक्ष हो गया? प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, तो जब इस पर प्रधान अक्ष पे है, तो जब इस पर प्रकाश मारेंगे तो कहां की तरफ जाएगा? तो झुका हुआ, तो कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर नीचे की तरफ जाएगा, यानी नीचे की तरफ। अगर फिर से इस पर प्रकाश मारोगे तो कहां जाएगा? फिर इसी बिंदु पर कटेगा। कोई बताएगा इस बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? हाँ, फोकस कहते हैं। अभी कुछ देर पहले बताया है कि आतित प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर करती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, और जब नीचे से ही प्रकाश मारेंगे तो इसी बिंदु से होकर गुजरेगा। ठीक है, जब मारेंगे तो इसी बिंदु से गुजरेगा। तो आप लोग देख रहे हो, सब एक जगह ही आके मिल रहा है। देख रहे हो, सब एक जगह बिंदु आके मिल रहा है। तो आप लोग याद करो कि एक बिंदु पढ़ाए थे, एक टॉपिक पढ़ाए थे आप लोग को, किरण पुंज, है ना, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो उसमें बताया गया था कि किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। बताए थे किरण पुंज के 3 प्रकार बताए थे, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब एक बिंदु से बहुत सारा प्रकाश निकलती है, एक बिंदु से जब बहुत सारा प्रकाश निकलते हैं उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब एक प्रकाश दूसरे प्रकाश के समानांतर होती है उसे क्या बोलते थे? समानांतर किरण पुंज बोलते थे। और वह अभिसारी किरण किसे बोलते हैं? जब एक बिंदु पर बहुत सारा प्रकाश आके मिले तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो वही घटना तो इसमें हो रही है भाई। आप लोग ध्यान से देखिए, सारे प्रकाश आकर एक बिंदु पर मिल रही है। सभी प्रकाश आकर, यहां देखिएगा, जो भी प्रकाश है एक बिंदु पर आके मिल रही है, सभी एक बिंदु पर आके मिल रही है। यानी बहुत सारा प्रकाश है जो एक ही बिंदु पर आके मिल रही है। तो इसे हम लोग कथी कहते हैं? तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं।
अभिसारी क्यों कहते हैं, समझ में आ गया। कोई आपसे पूछे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो आप बताइएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर सभी परावर्तित किरणें एक बिंदु पे आती है, यानी एक बिंदु पर बहुत सारा प्रकाश आकर मिलती है। आई घटना किसमें होता था, अभिसारी किरण पुंज में, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ये बुआ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आया हुआ भी है कि अवतल दर्पण को, लेकिन इसमें लेंस में पूछ दिया है ना, उत्तल लेंस को अभिसारी, अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है ना। लेकिन दर्पण से द्वारा भी याद रखें, समझ में आ गया। हाय काहे अभिसारी कहते हैं, समझ में, रट्टा मत मारिए भाई मेरे, समझिए, रट्टा मारिएगा तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगा। समझिए क्यों, कैसे, कब, क्योंकि समझिएगा तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी प्रकाश एक बिंदु पे आके मिल रहा है ना बुआ। आप लोग को चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, एक सेकेंड। तो आप लोग देखिएगा, चलिए तो आप लोग को थोड़ा सा इसको हम चेंज करके बताते हैं। देखिए पढ़ाए थे प्रकाश पुंज, क्या पढ़ाए थे, प्रकाश पुंज पढ़ाए थे, प्रकाश पुंज जिसको इंग्लिश में बिंब कहते हैं, क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं, समझ में आ गया। तो प्रकाश की पुंज किसे बोलते हैं, तो बोले थे किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। इतना तो बात समझ में आ गया। अब प्रकाश पुंज जो होता है ना बुआ, वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आया, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं बुआ अपसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। दूसरा का होता है समानांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक है। और तीसरा का बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। ये बताए थे बुआ कि नहीं बताए थे। तो जब बुआ ध्यान से देखिए, जब देखिए अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जब एक बिंदु से बहुत सारे प्रकाश निकले, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब एक प्रकाश दूसरे प्रकाश के क्या हो, समानांतर हो, उसे क्या बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। और जब एक बिंदु पर बहुत सारे प्रकाश आकर मिलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ये वाला जो घटना है ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो घटना है आप लोग का, ये वाला घटना आप लोग को इसमें देखने को मिल रही है, ये वाला घटना देखने को मिल रही है, इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो अवतल दर्पण के 3 गो बात याद रखिएगा। सबसे बात कि अंदर वाला भाग क्या होता है, धंसा रहता है। अंदर का भाग क्या रहता है, अंदर वाला भाग धंसा रहता है। अंदर वाला भाग क्या रहता है, धंसा रहता है। समझ में आ गया, अंदर वाला भाग धंसा रहता है। 2 नंबर अंदर वाला भाग धंसा रहता है, पहला समझ गया सब। दूसरा जो रहता है बाहरी भाग रस्तित रहती है, ठीक है। बाहरी भाग क्या होती है, रस्तित होती है। बाहरी भाग रस्तित रहती है, रजतित रहती है, ठीक है। बाहरी भाग रजतित रहती है। और तीसरा इसको कौन दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। समझ में आ गया बुआ। 3 टॉपिक को याद रख लीजिएगा कि अंदर वाला भाग धंसा रहता है, बाहरी भाग रस्तित रहता है, अभिसारी दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया, इस 3 बात को याद रख लीजिए। इसी को बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। कौन बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। समझ में आ गया, अवतल दर्पण बढ़िया समझ में आ गया। क्या रहता है आप लोग बोलो, सबसे पहली बात कि अंदर का भाग धंसा रहता है, बाहरी भाग रंगा रहता है, और इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आया बात समझ में, नेक्स्ट तरफ चलते हैं। चलिए समझ में आते हैं। अगला टॉपिक आप लोग के सामने रहा, हाँ, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं बुआ, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए समझा जाए, उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, वैसे दर्पण, ठीक है, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा रहता है। क्या रहता है, उभरा रहता है तथा जिसका भीतरी भाग रस्तित हो, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उल्टा एकदम क्या हो गया, उल्टा क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है ना, ठीक है, एकदम उल्टा हो गया। समझ में आ गया। जैसे सपोज दैट कि ये हो गया आपका ये हो गया आपका कौन दर्पण,
उत्तल दर्पण, ठीक है ना, उत्तल, अभी कोई दर्पण नहीं हुआ जी जब तक रस्तित नहीं। तो क्या बोले, इसका बाहरी भाग उभरा रहता है। इसका बाहरी भाग क्या होता है, यानी जो परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह जो है, परावर्तक सतह क्या रहता है, उभरा रहता है। क्या रहता है, उभरा रहता है। समझ में आ गया। और अंदर वाला भाग क्या रहता है, रजतित रहता है। क्या रहता है, रजतित रहता है। समझ में आ गया बाबू, इतना बात को समझ गया। बाहरी भीतरी भाग रजतित रहता है और बाहरी भाग क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया। ये बुआ उत्तल दर्पण को जो है ना अपसारी दर्पण कहते हैं। अब समझ में आ गया। अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं तो हम आपको समझा रहे हैं बढ़िया से, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, आप लोग जो ये टॉपिक अभी पढ़े हो किरण पुंज, तो किरण पुंज को थोड़ा समझाते हैं अच्छा तरीका से। तो यहाँ देखिएगा, समझो। तो मान लीजिए ये उत्तल दर्पण, हम अभी क्या बोले हैं कि उत्तल दर्पण का जो होता है ना, भीतरी भाग रजतित रहता है। भीतरी भाग क्या रहता है, रजतित, यानी रंगा हुआ रहता है। और ये इसका हो गया प्रधान अक्ष। क्या हो गया बुआ, प्रधान अक्ष। समझ में आया कि नहीं आ गया। और इसको हम लोग बोलते हैं पी, और इसको बोलते हैं सेंटर। तब वो प्रकाश कहाँ की तरफ मरेंगे, इसका परावर्तक सतह क्या अंदर की तरफ, भाई अंदर की तरफ तो रंगा हुआ है ना, अंदर की तरफ तो रंगा हुआ है। तो रंगा हुआ भाग पर कुछ भी करेंगे तो बाहर मरेगा नहीं। तो परावर्तक सतह बाहरी भाग को बोलते हैं। तो जब बाहरी भाग पर मारते हैं ना, तो टकरा के कहाँ चल जाती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। टकरा, चूंकि उठा हुआ है ना, कितनों भी मारेंगे, इस पर मारेंगे तो ये भी टकरा कहाँ चल जाएगा, ऊपर की तरफ चल जाएगा। अगर नीचे से मारेंगे तो ये नीचे चला आएगा, है ना। यानी कहीं कटेगा, कटेगा नहीं। तो इसको सोचो, सोचो ये कहाँ जाएगा बिंदु। तो इसको सोचा जाता है ना, तो ये पीछे आता है ना, पीछे आता है। सब एक ही बिंदु पर करता है, यानी इसका फोकस क्या रहता है, काल्पनिक रहता है। इसका फोकस क्या रहता है, काल्पनिक। आपको पढ़ाया गया था, है ना बुआ, यानी ये फोकस हो गया। तो अब देखिएगा ध्यान से कि एक बिंदु से बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है। एक बिंदु से बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है, यानी जब एक बिंदु से बहुत सारा प्रकाश निकले, बहुत सारा प्रकाश निकले, तो इसको कौन सा किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कौन सा किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ रहा है बुआ बात को। इसीलिए बुआ यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसलिए इसको भी, तो यहाँ पे भी वही बात कहा जा रहा है कि वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या रहता है, उभरा रहता है, तथा जिसका भीतरी भाग क्या हो, रस्तित हो, तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को कौन सा, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। समझ में आ गया बुआ इतना बात को। देखिए सब प्रकाश जा रहा है, इधर टकरा के चल जा रहा है, लेकिन इसका काल्पनिक था, यानी एक बिंदु से बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। समझ में आ गया, कनकेव मिरर। कंफर्म। चलिए आगे की तरफ चले। तो अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, अब सबका आखिर मिरर है, दर्पण है, तो उपयोग तो होता ही होगा। अक्सर आप लोग समाज में, वातावरण में देखते होइएगा, दर्पण का उपयोग होता ही होता है। बहुत सारा मैजिक शो होता है, ग्लास हाउस होता है, आप लोग देखिएगा चारों तरफ शीशा ही शीशा होता है। लगता है यही गेट है, जाते लेकिन टकरा जाते हैं, थुथुन फुला जाता है ना। जाते लगता है यही गेट है, जाते वक्त टकरा जाते हैं। आप लोग देखते हो चाइनीज बचवा सब बुची बुची आंख होता है, कहीं जाता है टकरा, ढंग से टकरा जाता है ना। तो बुआ कह रहा है अवतल दर्पण का उपयोग, यानी अब उपयोग पढ़ा जाए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ा जाए अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में, ठीक है ना। अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में, यानी अवतल दर्पण का उपयोग जो है ना, हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। हजामती, है ना, सैलून में शीशा के देखने में, है ना। हालांकि आज तो स्टैंडर्ड हो गया, बच्चे लोग करवाते हैं, है ना। एक समय हुआ का था, इटालियन छाप, इटालियन होता था, इटालियन सैलून, है ना। ईटा में बैठाता था, कपार को ठेहुना पर अपना हजाम सब मारता था, ठेहुना पर टम सीना, और तब चाप कटोरी छाप दिल कटाई। तो हालांकि उसमें शीशा उसा नहीं होता था उतना, लेकिन अब उतना नहीं होता है। अब क्या बहुत अच्छा दुकान बनता है, अभी भी गाँव में रहता है। अरे पहले नहीं होता था, बैठ जाइए ईटा पे, है ना। हजाम लोग क्या कहते थे, हजाम ठाकुर लोग अपने उसके जो उसका काटना, उस बच्चा का कपार को
ठेंगा पर रखा, दिल साफ कटोरियन छाप कटाई, है ना। हालांकि छोड़िए, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है ना हजामती दर्पण में, यानी हजाम लोग करते हैं अपने दर्पण के रूप में। क्यों करते हैं, तो वो आप लोग को मालूम होगा कि अवतल दर्पण जो होता है ना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ना, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा बड़ा दिखता है, तो बड़ा दिखता है, छोटा छोटा काटने में आसानी पड़ेगी, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हालांकि आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि अवतल दर्पण को हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है। अगला, अवतल दर्पण का उपयोग होता है ना डॉक्टर के द्वारा रोगी के नाक, कान तथा गले की जांच करने में किया जाता है। और अभी हम क्या बोले हैं कि अवतल दर्पण जो होता है ना छोटा छोटा चीज को बड़ा दिखाता है, छोटा चीज को क्या दिखाता है, बड़ा दिखाता है। तो डॉक्टर लोग भी यूज करते हैं किसके लिए, नाक, कान तथा गले की जांच करने में किया जाता है। समझ में आ गया, वो इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगला करें 3 नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है ना, सोलर वाला जो कुकर होती है उसमें किया जाता है। नेक्स्ट चौथा, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, यानी मोटरसाइकिल जो हेडलाइट आप लोग देखते हो, हेडलाइट आगे का जो लाइट होता है उसी को हेडलाइट, वो याद रखिएगा, उपयोग से हमेशा एग्जाम में आता है, ये VVI टॉपिक है ना, ये एग्जाम में आता है। आप सभी विद्यार्थी इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेंगे, और बार बार बोल रहे हैं रट्टा मारने से आप पास नहीं होइएगा, समझिए, जितना समझिएगा उतना तब समझ में आएगा। समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो 4 को उपयोग बता दिए, पहला हजामती दर्पण, दूसरा का डॉक्टर के द्वारा रोगी के नाक, कान, गले जांच करने में, तीसरा का सोलर कुकर, चौथा तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। समझ में आ गया इतना बात को, आप लोग इतना समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर दर्पण का उपयोग, तो उत्तर दर्पण का शायद उतना है नहीं, एक ही मेन इंपोर्टेंट है। उत्तर दर्पण का उपयोग होता है ना साइड मिरर, साइड पश्च दर्पण नहीं होता जो गाड़ी के पीछे रहता है, लगा रहता है, तो इसमें देख सकते हैं। तो उत्तर दर्पण क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, क्या बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए बाहर एक बोतल होगा पानी के लिए, चाहिए, ठीक है। उत्तर दर्पण का उपयोग होता है ना छोटा प्रतिबिंब बनाता है, समझ में आ गया। तो उत्तर दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। साइड मिरर में क्यों किया जाता है, क्योंकि जो छोटा रहता है ना, तो ये जाके बाहर आप लोग को बड़ा दिखा देता है, बड़ा के बड़ा चीज को छोटा दिखा देता है, तो छोटा दिख जाता है तो पीछे वाला को आराम से दिख सकता है कि नहीं है। नेक्स्ट चलिए, तो नेक्स्ट, तो उत्तर दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, और उत्तर दर्पण का जो उपयोग होता है ना स्ट्रिप लाइट, स्ट्रिप का जो लाइट होता है उसमें किया जाता है। आप लोग समझ गए इतने बात को, इतना बात समझ गए। उत्तर दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण, डॉक्टर के द्वारा रोगी के नाक, कान जांच करने में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है और स्ट्रिप लाइट में किया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम के पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का अंतिम सा है, थोड़ा बहुत अब नजदीक आ गए हम लोग, ठीक है ना। अगला है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को बताइए, है ना। तो अभी आप लोग खुद पढ़ लिए हैं, अवतल दर्पण का भीतरी भाग स्थित रहता है, जबकि उत्तल दर्पण का भीतरी भाग स्थित रहता है। अवतल दर्पण का बाहरी भाग स्थित रहता है, जबकि उत्तल दर्पण का भीतरी भाग स्थित रहता है ना। सॉरी उल्टा बोला गया, है ना। नेक्स्ट, अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, जबकि उत्तल दर्पण क्या होता है, उभरा रहता है। इसका बाहरी भाग स्थित रहता है, किसका, अवतल का कौन भाग स्थित रहता है, भीतरी भाग स्थित रहता है ना बुआ। नेक्स्ट, तो कह रहा है निम्नलिखित है, इसको समझिए। अवतल में क्या रहता है, इसका परावर्तक सतह क्या रहता है, धंसा रहता है। समझ में आ गया, किसका, अवतल दर्पण, हम बताए ना ये अवतल दर्पण हो गया, तो इसका भीतरी भाग क्या रहता है, धंसा हुआ रहता है ना। जबकि इसका परावर्तक सतह क्या रहता है, उभरा रहता है, क्या ना, ये ऐसे ऐसे रहता है, तो इसका परावर्तक सतह क्या रहता है, उभरा रहता है। समझ में आ गया। इसका फोकस दूरी होता है ना ऋणात्मक होता है, इसका फोकस दूरी क्या होता है, अभी चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ गया, ऋणात्मक धनात्मक के बारे में बढ़िया से समझ पाइए। इसी में चिन्ह परिपाटी है, इसी वीडियो में आपको मिलेगी चिन्ह परिपाटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो बुआ इसका फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि इसका फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसमें जो अवतल दर्पण होता है ना बुआ, तो इसमें बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। अगले वीडियो में जब आपको किरण आलेख पढ़ाएंगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो अवतल दर्पण में
प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है, जबकि इसमें जो होता है ना हमेशा क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। आप लोगों को किरण आलेख जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। ठीक है, चौथा कह रहा है इसमें सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में होता है ना सीधा भी बनता है और सीधा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन इसका प्रतिबिंब जो होता है ना काल्पनिक बनता है, वो सीधा काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है ना इसलिए काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो ये अंतर को आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से, सीधे सी बात, ज्यादा उतना बड़ी बात नहीं है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। आप लोग को जो पिछले कक्षा में अभी आप लोग को बताया है, जस्ट कुछ देर पहले बताया है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताया है, आप लोग बताइए क्यों कहते हैं, बताइए जरा। हाँ सही बात है, तो एकदम बढ़िया बात है। तो कह रहा है अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है। क्या बोले हैं, जितने भी प्रकाश है, जितने भी प्रकाश है सब एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है, एक बिंदु पर जमा हो जाती है। तो आप लोग अभिसारी किरण को समझे थे कि जब बहुत सारे प्रकाश एक बिंदु पर आके मिले से क्या बोलते हैं, अभिसारी कहते हैं। तो वो एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। आई बात समझ में बउआ, है ना। अरे बउआ, जब बहुत सारा प्रकाश एक बिंदु पाके मुझे उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरा काम, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ये सब पिछले अभी तो थोड़ी देर सब समझाएं, इसे थोड़ा सा तेजी में चलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है उत्तर दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तर दर्पण को क्या अपसारी दर्पण कहते हैं। आप लोग को बताया है कि इसमें देखिए एक बिंदु से है ना बहुत सारा प्रकाश निकलती है। तो आप लोग को पिछले कक्षा में बताया गया था क्या कि जब एक बिंदु से बहुत सारा प्रकाश निकले उसे अपसारी, जब बहुत सारा प्रकाश आए उसे अभिसारी। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग की एग्जाम। जिस दिन ये चैप्टर आप लोगों को खत्म होगी उस दिन आप लोग का एक ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, जिसमें आप लोगों को टेस्ट भी होगा, टेस्ट में उचित नंबर लाने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा, है ना बुआ। हाँ, कुरियर के माध्यम से उसको एक बहुत जो भी होगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, एक अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है ना हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है ना। एकदम प्रॉपर नोट्स बनाइए, है ना। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, है ना। मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वो कह रहा है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है ना। तो कह रहा है उत्तर में, जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। कहां हुआ, फोकस ध्रुव सब पढ़ा दिया है। तो जब अवतल दर्पण को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे क्या बनता है, बड़ा बनता है। उस दर्पण के पीछे याद होगा आप लोग सैलून पर आप लोग जैसे देखते हो तो पीछे दर्पण चेहरा होता है, सब बनता है। तो दर्पण के पीछे बड़ा एवं सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर उत्तर रखेंगे ना वो तो सीधा उल्टा बनेगा ना। तो जब इसमें अवतल दर्पण में रखते हैं ना तो सीधा बनता है, बड़ा बनता है, मतलब छोटा चीज को क्या बनाता है, बड़ा बनाता है, जिससे आदमी देख सकता है कैसे कैच कर रहा है। इसीलिए हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब वस्तु को दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच में रखिएगा ना तो उसका पीछे ना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है ना। हालांकि इसमें अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक बनता है, लेकिन एक ही शर्त है कि वास्तविक काल्पनिक एक ही शब्द में बनता है जब ध्रुव और फोकस के बीच हो। तो बड़ा सीधे याद रखिए ना भाई, अवतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए हजामती दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आप लोग का ये रह गया कि ये जो हेडलाइट आप लोग देख रहे हो, तो गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है।